आप सबको मेरा नमस्कार। आज की इस स्वास्थ्य चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और अ, बहुत ही हमारे डेली रूटीन में हम लोग जो देखते हैं जिसमें हमें कन्फ्यूजन रहता है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ डिज़ीज़ है या ऐसी कोई बीमारी होती है तो उसमें हमें कैसा अ, डाइट लेना चाहिए, कैसा हमारा लाइफ़स्टाइल होना चाहिए और कई बार ऐसा भी लगता है कि हम लोग तो सब कुछ फ़ॉलो करते हैं मगर फिर भी क्यों डायबिटीज़ हम लोग डायबिटीज़ के बारे में जो बात करने वाले हैं कि फिर भी क्यों डायबिटीज़ हमें हो रही है या शुगर लेवल ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से डायबिटीज़ या मधुमेह, आयुर्वेद में इसको मधुमेह कहा जाता है। तो आयुर्वेद का अप्रोच क्या है? आयुर्वेद डायबिटीज़ के बारे में क्या बताता है? उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए एक बार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार क्लासिफिकेशन देखते हैं कि आयुर्वेद में मॉडर्न मेडिसिन में अगर आप देखते हैं तो आप एक डायबिटीज एक उसका डिजीज का नाम है डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम लोग कहते हैं। मगर हम अगर आयुर्वेद की दृष्टि से ये चीजें देखते हैं तो हम इसको नोटिस करते हैं कि आयुर्वेद में ये कारण, दोष, आपकी प्रकृति, बहुत सारे कॉजेज हैं जिसकी बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। आयुर्वेद में एक सिर्फ डायबिटीज क्लासिफिकेशन नहीं है, उसमें आपका कॉज देखा जाता है, कॉज के हिसाब से आपकी क्लासिफिकेशन है। तो जैसे हम लोग आयुर्वेद की क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें एक क्लासिफिकेशन में एक टाइप है मधुमेह, जिसे हम लोग डायबिटीज मेलाइटस जो मॉडर्न मेडिसिन में कहा जाता है उसे कोरिलेट करते हैं। मगर आयुर्वेद की दृष्टि से जो क्लासिफिकेशन बताई गई है उसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अभी। उसमें कॉज बेस्ड भी है, आपकी प्रकृति के बेस के हिसाब से भी है, मतलब आपका क्या बॉडी टाइप है एंड थिर्डली दोष के हिसाब से आपका कौन से दोष का इम्बैलेंस हो रहा है आपकी बॉडी में, उस हिसाब से। तो सबसे पहले अगर कॉज के हिसाब से देखें तो आप सब जानते होंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मॉडर्न मेडिसिन में आप ने सुना होगा तो टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज ये दो क्लासिफिकेशन आप लोग सुनते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज वो होता है जो जेनेटिक होता है, लाइक सहज है, मतलब अ, आपका डाइट लाइफस्टाइल उसमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट आपके जीन्स में ही वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, जिसे हम लोग हेरिडिटरी भी कह सकते हैं। और सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज जो कि हमारे डाइट और लाइफस्टाइल, मतलब हमारा आहार-विहार इस पे डिपेंड करता है कि हमारा आहार कैसा है, विहार कैसा है। उस हिसाब से अगर डायबिटीज जैसे टाइप 2 डायबिटीज जो होती है, उससे वी आर नॉट बोर्न विद इट। उससे हमारे हम लोग देखते हैं कि सर्टेन एज के बाद ये टाइप 2 डायबिटीज डिटेक्ट होती है, बिकॉज़ ये हमारे डाइट और लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। तो जैसे कॉमनली आप जो डायबिटीज़ देखते हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जैसे किसी को 40 प्लस या 50 प्लस या 60 प्लस एज में शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो कॉमनली वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, बिकॉज़ टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसकी अर्ली डिटेक्शन हो जाती है। वो हमारे जीन्स में ही है, तो उसपे हमारा डाइट और लाइफ़स्टाइल इतना मैटर नहीं करता। तो वो अर्ली एज में डिटेक्ट हो जाती है। जैसे बच्चों में अगर आप लोग देखते हैं, तो वो मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, वो ओवर द पीरियड ऑफ सर्टेन एज, जब हमारा डाइट, लाइफ़स्टाइल प्रॉपर नहीं रहता, उस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से डाइट और कौन-सी लाइफ़स्टाइल्स रिस्पॉन्सिबल हैं डायबिटीज़ होने के। अ, उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो कॉमनली आप जो डायबिटीज़ जो मधुमेह देखते हैं, वो है टाइप 2 डायबिटीज़। ऐसे ही आयुर्वेद में दोषों के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन बताई गई है कि अ, कौन सा दोष आपकी बॉडी में इम्बैलेंस्ड है। जबकि होता क्या है कि डायबिटीज में आपके तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं, मगर एक किसी दोष का इम्बैलेंस ज्यादा होता है तो आपको उसके सिम्टम्स ज्यादा होते हैं और उस दोष के बेस पे आपकी वो डायबिटीज को ट्रीट किया जाता है। इस हिसाब से दोष के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 20 तरह की डायबिटीज बताई गई है, 20 तरह के प्रमेय
आयुर्वेद में इसको प्रमेय का कहा गया है, जिसमें प्रमेय में फर्दर क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो उसमें 10 तरह की क्लासिफिकेशन ऐसी है जो कफ दोष की वजह से होती है। कफ का इम्बैलेंस होता है अगर हमारी बॉडी में, तो वो डायबिटीज होती है, कफ दोष के रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से। देन पित्त की वजह से 6 तरह की होती है, और वात की वजह से 4 तरह की डायबिटीज होती है। ऐसे ही बॉडी टाइप के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो आपने कई बार देखा भी होगा कि डायबिटीज सिर्फ मोटे लोगों को होती है, ऐसा नहीं है। पतले लोगों में भी आपने नोटिस किया होगा कि डायबिटीज होती है। तो यस, व्हेन वी से कि डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा रोल है, तो ओबेसिटी भी इसमें आती है, मगर वो एक टाइप है। मतलब ओबेसिटी की वजह से होने वाला डायबिटीज एक टाइप है, मगर अगर आप बहुत लीन और थिन है तो उसकी उनको उन लोगों को भी डायबिटीज हो सकती है, वो एक अनदर टाइप है ना। तो आपकी बॉडी के हिसाब से आप बहुत मोटे हैं या बहुत पतले हैं, उस हिसाब से भी डायबिटीज का क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो एक वो जो माइंड में रहता है कि हाँ हम तो पतले हैं मगर डायबिटीज कैसे हो गया, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होता है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में इसका भी एक प्रकार बताया गया है जो मोटे लोगों में होता है या पतले लोगों में होता है। तो ये अलग अलग तरह के प्रमेय डायबिटीज बताया गया है, प्रमेय कहते हैं उसको। तो अलग अलग तरह का आपकी बॉडी के हिसाब से बताया गया है। अब अगर हम लोग इसको फर्दर फैक्टर्स के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, फैक्टर्स इन द सेंस जो कॉजेज हैं, कॉजेटिव फैक्टर्स जो है उसके हिसाब से इसकी जो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें, या क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायबिटीज होने के। एक तो है हेरिडिटरी, जो कि बीज दोष जिसे हम लोग कहते हैं कि हेरिडिटरी है। इट इज लाइक आपके पेरेंट्स से आपको फर्दर इट इज ट्रांसमिटेड। तो हेरिडिटरी डायबिटीज उसे कहते हैं। एक होता है फैमिलियल, कि वो फैमिलीज में ही, कुछ फैमिलीज की जीन्स में ही ऐसा होता है कि उनके जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, या इंसुलिन को बहुत प्रॉपरली वो अडेप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वो फैमिलियल डायबिटीज आ जाता है, जिसे कुलज कहते हैं। मतलब आपके कुल में, आपकी फैमिली में ही ये एक डायबिटीज की प्रॉब्लम चली आ रही है। देन थर्ड इज जिसे हम लोग एक्वायर्ड कहते हैं, जिसे हम लोग कहें कि हमारा डाइट लाइफस्टाइल, दो चीजें, मतलब हमारा विहार और हमारा आहार, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम लोग एक्वायर्ड कहते हैं। लाइक हमें वो जन्म से नहीं था, पैदा होते ही हमें डायबिटीज नहीं थी, मगर हमारा कुछ आहार ऐसा रहा ओवर द पीरियड ऑफ एजेस, मतलब हमारे कुछ सालों तक हमने कुछ ऐसा आहार लिया जो कि डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे ज्यादा यूज करने से डायबिटीज हो जाता है। या फिर हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा रहा बहुत सालों तक कि हमें डायबिटीज उसका कारण है, तो उसे हम लोग एक्वायर्ड डायबिटीज कहते हैं। मतलब जो कि हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो कॉजेज को हम लोग फॉलो करते रहे, एंड देन वो हमने एक्वायर किया है। तो इसमें लाइफस्टाइल और डाइट, दो चीजों की बात हमने जैसे अभी करी। तो लाइफस्टाइल में तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी मीन्स जिसमें कि खाया, हम लोग ने खाना खाया एंड देन वी आर जस्ट सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं प्रॉपर है, कुछ एक्सरसाइज का रूटीन नहीं है, खाने पीने का रूटीन बहुत इरेगुलर है, या ज्यादा खाते हैं या इरेगुलर खाने का रूटीन है, एंड देन कुछ भी एक्सरसाइज नहीं होता है। आजकल के टाइम पे जैसे स्ट्रेस भी ज्यादा रहता है, तो वो भी एक फर्दर कारण बनता है, हमारे लाइफस्टाइल में आता है वो भी, कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, मगर हम लोग स्ट्रेस को कम करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कुछ भी एक्सरसाइज या कुछ भी माइंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो भी हमारे लाइफस्टाइल में आ जाता है। तो सिडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, मतलब लैक ऑफ एक्सरसाइज और लैक ऑफ रिलैक्सेशन टू द बॉडी, वो अगर हमारे लाइफस्टाइल में नहीं होता तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है टाइप 2 डायबिटीज के लिए। दूसरी हम लोग बात कर रहे हैं आहार की, जिसमें कि हम लोग बहुत रिच फूड लेते हैं। सो अगर आपका जो खाना है वो बहुत हाई कैलोरी खाना आप लेते हैं, मगर आपके लाइफस्टाइल पूरा सेडेंटरी है, तो बहुत तला हुआ है या बहुत फैट वाला खाना है, बहुत ऑयली खाना है,
ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, मतलब कुछ सालों तक वैसा ही खाना आप खाते रहें, आपकी पाचन शक्ति अच्छी है तो आपको पता नहीं लगता है कि आपको ये खाना पच रहा है या आपको नहीं खाना चाहिए। मगर अगर पच भी रहा है, मगर आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो पूरा सेडेंटरी है, मतलब कुछ एक्सरसाइज़ का रूटीन नहीं है, कुछ वॉक का रूटीन नहीं है, तो बहुत सालों तक जब आप ऐसा खाना खाते रहते हैं, तो वो डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसमें पर्टिकुलर डाइट अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा दही लेना, बहुत ज़्यादा दूध या दूध के प्रोडक्ट्स जो हैं, या बहुत ज़्यादा गुड़, गुड़ की वजह से भी ये ज़्यादा होता है, या फिर बहुत ज़्यादा न्यू सीरियल जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि नया नया अनाज जिसे हम लोग कहते हैं कि जो नया अनाज है, जितने भी न्यू सीरियल्स हैं, न्यूली ग्रोन है, अगर आपकी खाने में वो बहुत आते हैं और फॉर ईयर्स आ रहे हैं, तो वो भी इसका एक कारण बन सकते हैं। अब अगर हम लोग पर्टिकुलर फैक्टर्स को की बात करें, तो जहाँ हमने सेडेंटरी लाइफस्टाइल की, लाइक नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग आपके लाइफस्टाइल और एक्सक्यूज मी, खाना और लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें इनएक्टिविटी जैसे हमने अभी बात करी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पूरे इनएक्टिव हैं, खा रहे हैं और बैठ रहे हैं, खा रहे हैं और बैठ रहे हैं, बैठ के काम हो रहा है, सिटिंग टाइप ऑफ जॉब है, सिटिंग टाइप ऑफ वर्क है, सारा दिन आपका लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग है विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, तो वो सब इसमें इनएक्टिविटी, लेजीनेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज इसमें अंदर आता है। देन एक्सेसिव स्लीप, बहुत ज्यादा सोना, पर्टिकुलरली डे स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दिन में जो लोग बहुत सालों तक दिन में सोते हैं, उनके लिए भी ये एक पॉजिटिव फैक्टर होता है, उनको भी अ, कुछ सालों बाद डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक तो एक्सेसिव स्लीप है, उसमें पर्टिकुलरली दिन में सोना है। सेकेंडली, रात में भी अगर आप ज्यादा सो रहे हैं, जैसे रात में आइडियली 7 से 8 घंटे की नींद काफी होती है, मगर अगर कुछ लोग 10-12 घंटे सोते हैं, लाइक रात में सोए एंड देन सुबह लेट उठ रहे हैं, बहुत लंबा सोते हैं, तो वो जो एक्सेसिव स्लीप है वो भी एक तरह से सेडेंटरी में आ जाती है। तो ये चीजें एक्चुअली कफ बढ़ाने वाली जितनी भी फैक्टर्स होते हैं, वो बहुत इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि ज्यादा योगर्ट या दही ज्यादा लेना, कर्ड ज्यादा लेना, कुछ लोगों को कर्ड बहुत पसंद होता है तो वो तीनों टाइम खाने में कर्ड लेते हैं। दही का जो है वो स्पेसिफिकली रात में तो दही नहीं लेना चाहिए, किसी को भी नहीं लेना चाहिए, है ना? और दिन में भी अगर आप लेते हैं तो उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए, ना? बहुत ज्यादा एक्सेसिवली अगर सालों तक बहुत बहुत ज्यादा दही खा रहे हैं, तो वो भी इसका एक कारण हो सकता है। इसमें हम लोग बहुत सारे कारणों की डिस्कस कर रहे हैं, जरूरी नहीं एक ही कारण हो, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कारण, होता ऐसा ही है जनरली कि वक्त पे जब बहुत सारे कारण या 2-4 कारण ऐसे हैं जो आप एक्सट्रीम कर रहे हैं, वो एक साथ मिलते हैं, तब आपको डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। जैसे कोई बहुत ज्यादा दही खा रहा है, मगर आप फिजिकली वो बहुत एक्टिव रहते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज वो करते हैं, तो जरूरी नहीं है उन्हें डायबिटीज हो। अ, क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ नहीं है, इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। तो जहां आपके 2 या 3-4 फैक्टर्स ऐसे एक साथ इकट्ठे होते हैं, तब ये फैक्टर्स डायबिटीज कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे ही बहुत ज्यादा मीट है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स जितने हैं ना, उनका मीट है, जैसे फिशेस हैं, सी एनिमल्स हैं, इनका अगर बहुत ज़्यादा मीट का प्रयोग करते हैं, तो वो भी डायबिटीज़ होने का एक कारण होता है। ऐसे ही जैसे हमने बात करी न्यू ग्रेन्स, अनमैच्योर्ड, मतलब जो नया अनाज है ना, उसका अगर बहुत लाइक रेगुलर में उसी का यूज़ होता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा मीठा खाना, वो हम सबको पता भी है, मगर बहुत ज़्यादा मीठा लेना, बहुत ज़्यादा गुड़ लेना, ये भी उसका एक कारण हो सकता है, जिसमें मैंने बताया कि कफ को बढ़ाने वाले जितने भी कारण हैं, वो सब रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं हमें डायबिटीज़ होने के लिए। तो होता क्या है कि हमने अभी जो ये कारणों को डिस्कस किया, एक तो है कि एज़ अ प्रिवेंटिव आप इनको फॉलो नहीं करें। सेकेंडली, जब आपको कॉज़ पता है, तो अगर किसी को डायबिटीज़ है भी, तो भी उनको ये सब अवॉइड करना चाहिए उनके रूटीन में, क्योंकि ये उसको
बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं, तो जिनको डायबिटीज़ है अगर वो दिन में सोते हैं, फिर भी एक्सरसाइज़ या वॉक का कुछ रूटीन नहीं रखते, तो वो जो डायबिटीज़ है वो बॉडी में बढ़ती रहती है। लाइक इर्रेगुलर शुगर लेवल्स होने लगते हैं या प्रोग्रेसिव है, जैसे धीरे-धीरे उसमें साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। तो अ, फैक्टर्स का डिस्कस करने का हमारा जो पर्पस था वो ये नहीं है कि हाँ, आपको एज़ अ प्रिवेंटिव है, मगर ये भी है कि अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें अपने लाइफ़स्टाइल में, अपने डाइट में नहीं लेनी चाहिए, ताकि आपकी जो शुगर लेवल है वो एट लीस्ट विदिन द लिमिट रहे, इवन इफ आपको डायबिटीज़ है तो। क्योंकि डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। ना वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी बॉडी में वो बढ़ती रहती है। अगर हम उसके पॉज़िटिव फैक्टर्स को अवॉइड नहीं करते, बीमारी होने के बाद भी हम पॉज़िटिव फैक्टर्स फ़ॉलो करते रहते हैं, तो वो धीरे-धीरे हमारे शरीर में बढ़ती रहती है। उसके कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं। ना? वो आँखों को इफ़ेक्ट करने लगती है, वो हमारी शरीर की नसों को इफ़ेक्ट करने लगती है, हमारे बॉडी वेट है, इवन हमारे बॉडी के बाकी के जो सिस्टम्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट करने लगती है। जैसे हाइपरटेंशन हो गया, कुछ अ, दिल के रोग हो गए, हार्ट डिसीज़ेज़ हो गई, ना? तो ये सब डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में ही आते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है, तो भी उनको ये सब चीज़ें फ़ॉलो नहीं करनी चाहिए। अब एक बार हम लोग मॉडर्न की कोरिलेशन में देखते हैं, जो आयुर्वेद में बताया गया है कि अ, आप कारण जो हमने अभी डिस्कस किए, उससे आपकी बॉडी में दोष का इम्बैलेंस होता है। उससे आपकी जो अग्नि है, शरीर की अग्नि है, धातु अग्नि जिसे हम लोग कहते हैं, वो इफ़ेक्ट होती है। एंड देन फर्दर उसकी कॉम्प्लिकेशंस, फर्दर उसकी आगे-आगे प्रोग्रेशन होता रहता है। एंड देन जिसे हम लोग कहते हैं कि एक्सेसिव यूरिनेशन, प्रभूत मूत्रता, ना एक्सेसिव यूरिनेशन एक इसका सिम्पटम के जैसे आता है, ना? तो ये होने लगता है। ऐसे ही अगर आप इसको कोरिलेट करें मॉडर्न मेडिसिन में, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने बहुत सालों तक प्रॉपर डाइट नहीं लिया या लाइफस्टाइल आपका प्रॉपर नहीं है, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ते हैं। ना? जो पैनक्रियास से जो हमारा ऑर्गन होता है जिससे इंसुलिन सिक्रीट होता है, अ, वो बॉडी जो है वो एक्सेप्ट, बॉडी के सेल्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक्चुअली में तो सेल्स में जो चेंजेस आ जाता है, पैनक्रियास तो अपना काम वैसे ही कर रहे हैं, ना? मगर सेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। ना? ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से बॉडी जो है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करती है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लाइक लिक्विड और वाटर डिस्चार्ज ऐसा होने लगता है, जिससे कि ज़्यादा यूरिनेशन होने लगता है। ना? तो ये चीज़ें जो होती हैं, आप 1 या 2 बार करते हैं तब आपको डायबिटीज़ नहीं होती। मगर अगर ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए आपके लाइफ़स्टाइल में, आपके डाइट में फ़ॉलो होती रहती हैं, तो आपको बीमारी होने के चांसेस है। 1 या 2 बार कभी आपने ज़्यादा सो लिया या 1-2 बार या कुछ इवन कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए आप सेडेंटरी हैं, तो उससे इतनी दिक्कत नहीं होती। मगर सालों तक आपके लाइफ़स्टाइल ऐसे ही रहा, सालों तक आपका डाइट ऐसे ही रहा, तब आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। सेकेंडली जैसे कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि हाँ, आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ थी या ग्रैंड-पेरेंट्स को डायबिटीज़ थी, तो आप एज़ अ प्रिवेंटिव कुछ ऐसी चीज़ें फ़ॉलो करना चाहते हैं कि आपको आगे चल के डायबिटीज़ नहीं हो। तो उसमें भी जो हमने अभी कारण डिस्कस किए, अगर आप उन कारणों का ध्यान रखते हैं, तो या तो आप डायबिटीज़ को प्रॉपर्ली अवॉइड कर सकते हैं, या अगर हो तो अगर आपके सेल्स में उसका इफ़ेक्ट है, फैमिलीज़ या हेरिडिटरी या होने की वजह से इफ़ेक्ट है, तो भी आपको जो डायबिटीज़ होगी अ, वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे में नहीं होगी। सो ये आप उसका पूरा कंट्रोल्ड वे में उसको ध्यान में रख सकते हैं, अगर आप ये फैक्टर्स को अवॉइड करें। ना? तो ये सब फैक्टर्स डिस्कस करने का रीज़न यही था कि आपको पता रहे कि क्यों होता है और आप उसको कैसे एज़ अ प्रिवेंटिव यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिम्पटम्स की, प्रोड्रोमल सिम्पटम्स मतलब पूर्व रूप। पूर्व रूप वो होता है कि अभी आपको बीमारी नहीं हुई, आपको डायबिटीज़ नहीं हुई, मगर अगर आप ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस करते हैं, इन सिम्पटम्स में से कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस करते हैं और आप उसको अवॉइड कर देते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बॉडी में बढ़ती हुई
बीमारी के का रूप ले लेती है। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ आप देखते हैं कि हाँ आपने ये सिम्पटम्स नोटिस करना शुरू किया, तो तुरंत डॉक्टर को मिलना है, तुरंत आप आयुर्वेद में या जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करिए, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है, अगर हम लोग उसको पूर्व रूप में, जैसे ही वो इनिशियल स्टेज में है, स्टार्टिंग में है, अगर हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, तो आयुर्वेद में उसका बहुत अच्छा इलाज है। मतलब आपके सेल्स को डायबिटीज़ तक लेके जाने से हम लोग रोक सकते हैं। एज़ अ प्रिवेंटिव बहुत अच्छा काम करता है आयुर्वेद। हाँ, तो अगर आपको इसमें से ऐसा कुछ भी सिम्पटम या कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ, इनमें से कुछ भी मैं सफ़र करती हूँ या मुझे कुछ ऐसा फ़ील होता है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर हम इनको कुछ महीनों या हफ्तों या सालों तक नेग्लेक्ट करते रहते हैं, तो फिर बीमारी हो जाती है। ना? तो ये चीज़ ऐसे है कि जो आपको एक तरह से इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में कुछ सही नहीं है। अगर आप इसी स्टेज में कुछ उपचार शुरू करते हैं, तो आपको डिज़ीज़ होने से रोका जा सकता है। इसमें सबसे पहले आता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, हाँ? गला सूखना या बहुत ज़्यादा आप पानी पी रहे हैं फिर भी प्यास लगती रहती है, गला सूखता रहता है। बहुत ज़्यादा थकावट होना, हाँ? या फिर बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना या एब्नॉर्मल, जैसे किसी दिन बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी दिन ठीक है, ज़्यादा यूरिन पास नहीं हो रहा है ना? तो ये जो इर्रेगुलरिटी है, ये भी इसका एक सिम्पटम हो सकता है। ऐसे ही हाथों-पैरों में जलन होना या हाथ-पैर सुन्न हो रहे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। वो भी एक सिम्पटम हो सकता है एक्चुअली, हाँ? तो इन चीज़ों को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसको रूल आउट करना चाहिए कि हाँ, कहीं डायबिटीज़ होने के चांसेस तो नहीं है आने वाले मंथ्स में या आने वाले सालों में, तो आप उसको प्रिवेंटिव काम में ले सकते हैं। हाँ? ऐसे ही स्वीट टेस्ट ऑफ माउथ, हाँ? जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका मुँह के अंदर कुछ ऐसा लेयर है कि वो मीठापन-सा रहता है या कुछ ऐसा लेयर सा है जो मुँह को अंदर कवर किया हुआ है, हाँ? या मीठा-मीठा सा टेस्ट रहता है, तो वो भी एक इसका सिम्पटम होता है। ऐसे ही अगर आप कभी नोटिस करें तो ऐसे इन सिम्पटम्स में कोटेड टंग भी आती है, मतलब अगर आपकी टंग के ऊपर, आपकी जीभ के ऊपर कोई व्हाइट कोटिंग है और बहुत लॉन्ग टाइम तक वो परसिस्ट करती है, तो ये भी उसका एक रीज़न हो सकता है, उसका एक सिम्पटम हो सकता है। ऐसे ही टीथ भी है, दाँतों के ऊपर भी अगर आप कोई कोटिंग देखते हैं, तो उसको भी एज़ सिम्पटम लेके उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। से बैड ब्रेथ, आपकी जो अगर आपकी ब्रीदिंग में स्मेल है, आप खुद स्मेल करते हैं या सामने वाले को स्मेल आती है, तो भी ये एक उसका सिम्पटम हो सकता है। तो आप एक इसको एक सिंगल सिम्पटम के जैसे भी ले सकते हैं। इसको आप 2-3 सिम्पटम्स एक साथ होते हैं तो वो भी हो सकता है। तो इनमें से कुछ भी अगर आप नोटिस करते हैं तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इट शुड बी एड्रेस्ड राइट अवे। आप उसको राइट अवे एड्रेस करते हैं तो आयुर्वेद में इसको बहुत अच्छे से हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। अब बात आती है चिकित्सा की। तो चिकित्सा में हम लोग मतलब आयुर्वेद जो है वो इसकी चिकित्सा कैसे करता है, कैसे मैनेज करता है? नहीं, सबसे पहले ये चीज़ है कि जो डायबिटीज़ ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। उसको हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज में या जो हमने अभी सिम्पटम्स देखे उसमें हम लोग बिल्कुल ठीक कर देते हैं। मगर डाइट और लाइफ़स्टाइल आपका बहुत इम्पोर्टेंट रखता इसमें फैक्टर है कि आपका आहार-विहार जो है वो कैसा है? पहले आहार, फिर विहार, फिर औषध, ना? तो दवाई तो लास्ट की बात है ना? पर सबसे पहले आपका डाइट और आपका लाइफ़स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मेडिसिन इफ़ेक्टिव रहती है, पर पहले आपका डाइट और लाइफ़स्टाइल। इसको हम लोग एक-एक बार डिटेल में देखते हैं। हम लोग जब आहार की बात कर रहे हैं, तो कैसा खाना आपके लिए अच्छा है? डायबिटीज़ वालों के लिए या जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, उनको खाने में क्या-क्या लेना उनके लिए अच्छा है, उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे हम ग्रेन्स की बात करें, अनाज की बात करें, तो उसमें यव है, जिसे हम लोग जौ कहते हैं। गेहूँ भी ले सकते हैं, रागी बहुत अच्छी है, जौ सबसे अच्छा माना गया है। जौ है, गेहूँ है, रागी है, ऐसे लोगों के लिए इसको सिर्फ़ गेहूँ लेना लेने की बजाय अगर वो मल्टीग्रेन करके जैसे बीच में
ये रागी मिलाया है, गेहूँ मिलाया है, साथ में आपने ये यव है, जौ है, इसको मिलाया है, तो ऐसा एक आटा अगर आप यूज़ करते हैं खाने में, तो वो ज़्यादा अच्छा माना गया है। ऐसे ही दालों में मूँग की दाल है, मसूर की दाल है, चना है ना? और कुलथ है, ये दालें अच्छी हैं। इसके अलावा जैसे माँ की दाल होती है, ये सब आपको नहीं लेना चाहिए, जो पचने में भारी चीज़ें हैं, जैसे राजमा, छोले हैं, ये सब भी अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही हम लोग अगर वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो मेथी है, अ, ये अनियन है, गार्लिक है, बहुत अच्छा है, करेला बहुत अच्छा है ना? तो बहुत ज़्यादा हेवी टू डाइजेस्ट जितनी चीज़ें हैं, वो नहीं लेनी चाहिए। एक्चुअली में तो जो तिक्त रस की चीज़ें होती हैं, कड़वेपन में, हल्के से कड़वेपन में होती हैं, वो अच्छी मानी गई हैं। ऐसे ही हम लोग फलों की बात करें तो फलों में सेब है, अ, जो पियर होता है, नाशपाती जिसे बोलते हैं, वो अच्छा है, जामुन बहुत अच्छा है। सब तरह की जो जैसे बेर हैं, सब तरह की जितनी भी बेरीज़ हैं, वो बहुत अच्छी मानी गई हैं। ऐसे ही तेल तेल की बात करें तो अलसी जो है बहुत अच्छा है, अलसी के बीज है, अलसी का तेल है, ये बहुत अच्छा है। ऐसे ही जो सरसों का तेल है, वो भी अच्छा माना गया है। स्वीट्स की अगर बात करें तो आइडियली तो मीठा अच्छा नहीं है। अगर आपको प्योर शहद प्योर शहद कहीं से मिले तो वो फिर भी ले सकते हैं, मगर गुड़ है, चीनी है, मिश्री है, मीठा किसी भी सेंस में, किसी भी प्रकार का जो मीठा है वो अवॉइड करना चाहिए। एक स्टीविया करके प्लांट आता है, वो भी नेचुरली स्वीट होता है, वो भी ले सकते हैं। तो या तो प्योर हनी और स्टीविया, ये 2 चीज़ें हैं जो मीठेपन में, मीठे चीज़ में ले सकते हैं। उसके अलावा सब तरह का मीठा अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठे जो फल होते हैं, वो भी अवॉइड करने चाहिए, जैसे चीकू हो गया, ये अंगूर है, ये भी अवॉइड करना चाहिए। अगर नॉन-वेज लेते हैं, तो उसमें चिकन ले सकते हैं, मगर जैसे हमने बात करी कि बहुत हेवी जो फिश है या अ, ये ऐसी हेवी टू डाइजेस्ट मीट्स हैं, वो सब नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही हम लोग अगर पीने की चीज़ों की बात करें तो ग्रीन टी ले सकते हैं और छाछ भी अच्छी है। हम लोग ने एक बात करी थी कि दही ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स में आ जाता है जैसे चीज़ है, पनीर है, मावा है, बहुत ज़्यादा दूध है, ये सब नहीं लेना चाहिए। मगर छाछ जो है, बटर मिल्क जो है, छाछ आपके लिए अच्छी है, तो ये लोग छाछ अच्छे से ले सकते हैं। उसमें भी थोड़ा-सा नमक है या भुना हुआ जीरा है, जो पाचन में हेल्प करे, ये चीज़ें डाल के छाछ का प्रयोग ये लोग कर सकते हैं। छाछ अच्छा है, नारियल पानी भी ले सकते हैं, नारियल पानी भी अच्छा है। ऐसे ही ग्रीन टीज़ भी अच्छी हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी है, बहुत ज़्यादा चाय है, ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही हम लोग विहार की बात करें, विहार में आ जाता है हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारा एक्सरसाइज़, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि कम से कम 30 से 45 मिनट का डेली का एक्सरसाइज़ होना चाहिए। वो आपकी अ, वेट के हिसाब से, आपके डायबिटीज़ किस तरह का आपको डायबिटीज़ है, उस हिसाब से आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको हेवी वर्कआउट करना है या आपको रिलैक्सिंग वर्कआउट करना है। मगर 30 टू 40 मिनट्स, 30 टू 45 मिनट्स का, एक तरह से 1 घंटे तक का व्यायाम ज़रूर होना चाहिए। इसमें जो ओवरवेट की वजह से जिनको डायबिटीज़ है, उनके लिए थोड़ा एक्सेसिव एक्सरसाइज़, एक्सेसिव वेट कम करने वाली चीज़ें वो ज़्यादा होनी चाहिए। और जो लोग को वेट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, अगर वो पतले-दुबले हैं, तो उनको रिलैक्सेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। तो उनके लिए योगा है, मेडिटेशन है, कुछ स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो सब करना चाहिए। ऐसे हम लोग योगा की बात करें तो हमने कुछ आसनों को भी ऐड किया है, जो कि डायबिटीज़ सफ़र करने वाले लोगों को ये आसन करना अच्छा है। जैसे पश्चिमोत्तान आसन है, हल आसन है, ऐसे ही धनुरासन है, शल्वासन है और ताड़ासन है। योगा में ये आसन अच्छे हैं शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है स्ट्रेस मैनेज, ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल में हम जब लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एक्सरसाइज़ ना, सिर्फ एक्सरसाइज़ ही अ,
आपका लाइफस्टाइल नहीं है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पतले दुबले जो लोग हैं उनमें वेट कम करने वाली एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती उन्हें, उन्हें बॉडी को रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज की जरूरत होती है। जैसे ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, बिकॉज उनका माइंड या उनकी बॉडी एक तरह से स्ट्रेस में रहती है। उसकी वजह से भी जो हमारी अग्नि में, हमारी बॉडी में इफेक्ट आता है, उससे भी शुगर होने के चांसेस होते हैं। तो माइंड रिलैक्सेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए जैसे कुछ थेरेपीज भी हैं, हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। अगर हम लोग एक्सरसाइज की बात करें तो उनको मेडिटेशन या प्राणायाम जो कि बॉडी को रिलैक्स करे वो जरूर करना चाहिए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है कि हमारा जो स्ट्रेस है इट शुड बी कंट्रोल्ड। अब हम लोग दवाई की अगर बात करते हैं, मेडिकेशन की बात करें, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। वो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह का डायबिटीज है, किस तरह का आपका मधुमेह है और आपको किस तरह की चिकित्सा करना है। एक बार मैंने एक जनरल चिकित्सा का वो रखा है जिसमें इसमें प्योरिफिकेशन है। अगर आप लोगों ने सुना हो कि पंचकर्म की बात करते हैं, जो कि बॉडी क्लींजिंग थेरेपीज रहती है, प्योरिफिकेशन थेरेपीज रहती हैं, तो वो संशोधन में आती है पंचकर्मा करना। दूसरा आता है कि वेट लॉस करना। तो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको इनमें से क्या चीज आपके लिए बेस्ट है, किस तरह का डायबिटीज है, किस तरह का इम्बैलेंस है। तो आयुर्वेद का ये एक बहुत यूनिक ट्रीटमेंट का वो है कि आपके कॉज को देख के, आपके बॉडी को देख के उस हिसाब से चिकित्सा डिसाइड की जाती है। ये नहीं कि सबको एक तरह की ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, आपके कॉज, आपके लाइफस्टाइल, आपका एज, सब चीजों को आपका प्रकृति, आपकी बॉडी टाइप, सबको एक बार ध्यान में रख के उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट डिसाइड की जाती है। जैसे वेट लॉस की जरूरत है तो वेट लॉस एडवाइस किया जाता है। ऐसे ही अगर आपकी डायबिटीज इस लेवल की है कि हम लोग जस्ट दोषों का इम्बैलेंस हो रहा है, उसको हम लोग शांत करते हैं, उसका शमन करते हैं, तो दवाई देके भी वो किया जाता है। तो दवाई भी है। जो अगर हम लोग शमन की बात करते हैं तो उसमें दवाई की बात होती है। जैसे जड़ी बूटियां हैं, हर्बल मेडिसिन हैं, वो सब दोषों को शांत करने वाली चिकित्सा में आती है। देन उसके बाद है संतर्पण। जैसे वो जो लोग दुबले पतले रहते हैं उनमें हमें संतर्पण करने की, नरिशमेंट या रीजनरेशन करने की जो जरूरत है, एक तरह से रिजुविनेशन करने की जो जरूरत है, वो भी इसके ट्रीटमेंट पार्ट में आता है। तो आपको किस तरह की डायबिटीज है, किस तरह का मधुमेह है, आप क्या आपका बॉडी टाइप है, उसके कारण क्या रहे हैं, उसके हिसाब से इसमें से आपके डॉक्टर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने पंचकर्म की बात करी, उसमें ये सब पंचकर्म आते हैं जो शुगर के मरीजों को हम लोग एडवाइस करते हैं। उसमें डिसाइड किया जाता है कि आपको इसमें से क्या करना है, क्या नहीं। जैसे हमने स्वेदन की बात करी तो आइडियली वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो नहीं करते, मगर अगेन आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको किस हिसाब का डायबिटीज है और आपको कौन सी इनको ट्रीटमेंट करनी है। जैसे इसमें हमने शिरोधारा भी मेंशन करी है, वो पंचकर्म में नहीं आती, मगर माइंड रिलैक्सेशन की जहां हम थेरेपीज की बात करते हैं तो शिरोधारा भी बहुत बहुत इसमें रोल रखती है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद कुछ हम लोग जड़ी बूटियों की बात करें तो इसमें कैसी जड़ी बूटी है जो कॉमनली यूज कर सकते हैं। आंवला बहुत अच्छा है, हल्दी है, गुड़ूची है, गुड़ूची गिलोय जिसे कहते हैं वो भी बहुत अच्छा है, त्रिफला अच्छा है ना। ऐसे गुड़मार, एक कॉमन गुड़मार के नाम से जो प्लांट फेमस है वो भी है। गोखरू के नाम से एक प्लांट आता है ना, गोक्षुर कहते हैं जिसे, वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। अर्जुन है, हरड़ है, हरित की जिसे कहते हैं हरड़, वो भी काम करती है। एक विजयसार करके प्लांट आता है, उसकी लकड़ी है, वो भी बहुत अच्छा इसमें काम करती है। शिलाजीत है, एक प्रेपरेशन है जो कि प्योरीफाई करके यूज की जाती है, तो उसका भी बहुत इसमें इफेक्ट रहता है। तो ये एक तरह से ऐसी फॉर्मुलेशन है, ऐसी हर्ब्स हैं जो कि डायबिटीज में वर्क करती हैं, मतलब उनका रोल रहता है। मगर हर पेशेंट के हिसाब से कौन सी दवाई देनी है या इसमें से मतलब सब सब चीज सबको नहीं दी जाती। उनकी डायबिटीज के हिसाब की, प्रकृति के हिसाब से, उनके कारण के हिसाब से इसमें से चूज किया जाता है कि हाँ ये कुछ प्लांट्स हैं जो डायबिटीज में काम करते हैं, मगर कौन से व्यक्ति के लिए कौन सी प्लांट बेस्ट रहेंगे वो डॉक्टर आपके डिसाइड करते हैं।
इनकी अगर हम लोग डिटेल देखें, डिटेल में बात करें तो हल्दी जो है ना, उसका एक्शन है जो वो ऑक्सीडेशन में, स्ट्रेस कम करने में बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे ही आंवला है जो पैनक्रिया के फंक्शंस को, लिवर फंक्शंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जैसे त्रिफला है जो 3 हर्ब्स ना, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों को मिला के बनाया जाता है ना, वो भी एक तरह से रसायन का काम करता है ना। जिसे हम लोग कहते हैं कि डायबिटीज के अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, आंखों में उसका इफेक्ट आ रहा है, तो उसमें त्रिफला का बहुत अच्छा एक्शन है ना। रेटिना में अगर किसी को आंखों की में इफेक्ट आता है, तो उसमें त्रिफला का यूज किया जाता है। ऐसे ही गुड़मार की बात कर रहे हैं ना, जो गुड़मार है उससे आपकी कैलोरीज का जो इंटेक है उसको कम किया जा सकता है, मतलब उसमें जो आपको मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है उसको कम करने के लिए ये प्लांट बहुत यूजफुल है। ऐसे ही विजयसार जो है, पैनक्रिएट जो आपकी सेल्स की हमने बात की, पैनक्रियाज की बात करी, उसको रीजनरेट करने में, उसके फंक्शंस को रीजनरेट करने में। तो आयुर्वेद में हम लोग क्या करते हैं कि आपकी कॉज देखते हैं, उसको रीजनरेट किया जाता है, मतलब किस वजह से वो हुआ और उसको कैसे हम लोग रिवर्स कर सकें, उस पे हम लोग काम करते हैं। तो एक तरह से दवाई ये लेते ही आपकी शुगर लेवल कम हो जाए ऐसा नहीं होता, मगर धीरे-धीरे आपकी बॉडी के सेल्स को नॉर्मल लेवल पे लेके आना, ये आयुर्वेद में इस प्रकार से चिकित्सा की जाती है। जैसे गिलोय है, गिलोय का बहुत मल्टीपल एक्शन है आजकल। वैसे भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय को बहुत सब लोग जानते हैं, गिलोय सब लोग यूज़ भी करते हैं ना। अपने अभी कोरोना के टाइम पे इम्यूनिटी बढ़ाने के उसमें तुलसी है, गिलोय है, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो गुडुलची जो है उसका बहुत काम रहता है, पर्टिकुलरली तिक्त होने की वजह से लिवर फंक्शन में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो हमारा जो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करने का मतलब डायबिटीज को डायबिटीज किसी को है तो उसको ट्रीट करने का हमारा जो एक मेथड रहता है वो ये होता है कि एक तो शुगर लेवल कम करना है, बॉडी वेट आपका कम रहना चाहिए, जो आपको अगर उसकी वजह से सिम्टम्स हैं हम उसको कंट्रोल में रख लें ना। आपके जो लिपिड्स हैं, लिपिड प्रोफाइल है जिसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह कहते हैं, वो सब कंट्रोल में रहे ना। आपका न्यूट्रिशन भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, मतलब आपको डायबिटीज हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि खाने में सब कुछ छोड़ दिया, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, वो भी हम लोग उसको भी प्रिवेंट कर सकें। ऐसे ही डायबिटीज अगर ऐसी स्टेज में है कि हम लोग उसको ठीक नहीं कर सकते ना, मगर उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आने वाले सालों में, जो उसको कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की वजह से बॉडी में हो सकती हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये आयुर्वेद का एक एम रहता है। तो आयुर्वेद की चिकित्सा जो एम करती है वो है कि आपकी बॉडी में उसके कम से कम साइड इफेक्ट हो, कम से कम वो डिजीज का प्रोग्रेशन जो है वो हम लोग पूरा स्लो डाउन कर दें। किसी-किसी में ऐसा भी होता है कि हम वो पूरे ठीक भी हो जाते हैं, अगर पूरा डाइट और लाइफस्टाइल ही एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल है और इतने लेवल तक नहीं पहुँचा है कि कि आपको सालों तक दवाई लेनी पड़ेगी। किसी-किसी में इसकी ज़रूरत भी पड़ती है, मगर कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हम लोग बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज़ है। जैसे नसों में इफ़ेक्ट आना, आँखों में इफ़ेक्ट आना, किडनीज में इफेक्ट आना, लिवर पे इफेक्ट आना, इस सब में आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं, वो आपको एज़ अ प्रिवेंटिव बहुत अच्छा काम करती हैं। तो अगर हम लोग इन नटशेल में देखें, है ना, समराइज़ करें, तो अ, हमें पता है कि डायबिटीज़ जो है वो प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, उसमें तीनों दोष हैं, सब धातु हैं, मल्टीपल उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स को वो इफेक्ट करती है ना। तो उसमें आयुर्वेद की जो अप्रोच होती है वो है आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, ज़रूरत पड़े तो पंचकर्म मतलब डिटॉक्सिफिकेशन और दवाई, है ना? और का उसमें हमारा एम क्या रहता है कि या तो हम लोग कंट्रोल में कर लें, नहीं तो एटलीस्ट स्लो डाउन हो जाए डिज़ीज़ का, और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, एक तरह से नेचुरल वे में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो दवाई लें वो एक तो आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं करे, सेकेंडली आपकी डिजीज को कंट्रोल में करके रखें ना। तो उसमें आपका डाइट, लाइफस्टाइल, आपकी दवाई, आपकी कुछ थेरेपीज, ये सब आयुर्वेद में का अप्रोच रहता है ना। तो इससे हम लोग आज की अपनी चर्चा समाप्त करेंगे। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।
इसके अलावा हम लोग लिंक शेयर कर रहे हैं, हमारा ये जो हमने आज चर्चा करी वो फेसबुक पे भी अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब में भी हमारे अवेलेबल रहता है, आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हमने जो हम हर हफ्ते जो ये स्वास्थ्य चर्चा करते हैं वो सब आपको यूट्यूब में अवेलेबल रहता है, एंड इंस्टाग्राम में भी आप इसको हमें फॉलो कर सकते हैं। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर बाद में भी आपको कुछ ऐसा ध्यान में रहता है कि आप कुछ जानना चाहते हैं या आपको कुछ अपना कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको पर्सनलाइज कुछ पूछना है, अपना पर्टिकुलर डिजीज डिस्कस करना है, डाइट लाइफस्टाइल कुछ डिस्कस करना है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, या फिर बाद में हमें ईमेल कर सकते हैं। हम लोग अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसमें आप हमें। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए। मैम ये जो डायबिटीज होता है ये क्या हमारे शरीर की प्रकृति से भी रिलेटेड होता है कि अगर हम मतलब प्रकृति के भी कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जैसे अभी पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है तो उससे भी इस पे इम्पैक्ट पड़ता है, या सिर्फ ये नॉर्मल जो हम लोग ये आहार विहार का ध्यान रख के भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं? एक्चुअली में तो आप अगर अपनी प्रकृति के हिसाब से आपका आहार विहार रहता है ना, तो आप उसको इम्बैलेंस को रिवर्स कर सकते हैं ना? तो डाइट लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रकृति का जो आपका क्वेश्चन ये है ना कि कुछ प्रकृति के पे भी इफेक्ट आता है, तो ऐसा नहीं है कि इस प्रकृति के लोगों को ये होगा ही, ऐसा नहीं है। अगर आप अपना डाइट लाइफस्टाइल का अपनी प्रकृति के हिसाब से ध्यान रखते हैं, तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैम पित्त अगर बढ़ा हुआ हो तो हम लोग उसके लिए क्या ऐसा मतलब जैसे अभी प्री डायबिटिक में है तो पित्त अगर बढ़ा हुआ हो तो हम उसके लिए क्या छोटे छोटे ऐसे मेजर कर सकते हैं जिससे कि हमें उसका डायबिटीज का खतरा ना हो? देखो, पहले तो वो रीज़न देखना चाहिए कि जो डायबिटीज़ हो रहा है वो किस वज़ह से है ना? तो पित्त को जैसे हमने कुछ हर्ब्स की भी बात करी, है ना? कि पित्त को कम करने वाले जैसे आंवला है, ना गुड़ूची है, ये सब चीज़ें काम आती हैं। पित्त प्रकृति के लोगों को में स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं छोटी-छोटी चीज़ों का, ना? तो स्ट्रेस को एक बार ज़रूर उन्हें मैनेज करना चाहिए। हेलो? ओके मैम, जी, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हमने अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया है। आप चाहें तो उसमें अपनी क्वेरी हमें सेंड कर सकते हैं। हम हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सबको एक बार पर्सनलाइज्ड रिप्लाई भेजें। तो ईमेल प्रोवाइड किया गया है। तो आज की चर्चा में हमने जैसे ये डायबिटीज़ है, हम आने वाले हफ्तों में कुछ और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगले हफ्ते अगले सैटरडे में अगले हफ्तों में हम लोग इसमें हाइपरटेंशन है, लाइक हाई ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, मोटापा है, इन सबको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोग हमारे साथ इसी टाइम पे नेक्स्ट वीक जुड़ सकते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में हमारी चर्चा में। आप सबका हमारे साथ अगर किसी को और क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग यहाँ अपनी चर्चा समाप्त करेंगे। फर्दर किसी को कोई क्वेश्चन रहे तो आप हमें कभी भी ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।